वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि आपको पता है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी NMMSS के तहत जो भी फॉर्म है वो छात्रवृत्ति के ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे और कौन कौन पात्र होगा, कितना छात्रवृत्ति के रूप में कितना फायदा या राशि है उन छात्रों को मिलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, पात्रता की क्या शर्तें रहेगी, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो पूरा देखें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि शाला दर्पण से या कहाँ से आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और संस्था प्रदानों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसे SIERT की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये 19/9/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो भी चयन प्रक्रिया होगी उसके लिए जो भी संस्था प्रदान है उनके लॉगिन से यानी विद्यालय लॉगिन से संस्था प्रदान द्वारा जो आवेदन है 20/9/2023 से यानी आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 5/10/2023 तक यानी 5 अक्टूबर 2023 तक, यानी जैसे आज 20 तारीख होगी तो 10 दिन ये और 5 दिन 15 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। और योजना क्या है इसके बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें मई 2008 से शुरू की गई थी और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है। और निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर इसके नोडल अधिकारी है। इसी के द्वारा जो भी राज्य में इसका संचालन किया जा रहा है और सभी जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय और जिला नोडल अधिकारी है, अतः जिला स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग जो भी है वो DO के द्वारा की जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रेरित करना है। यानी कि कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बालक जो भी है वो 11वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लासों तक पढ़ सके, उसके लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है और इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहने पर NMMS की जो स्कॉलरशिप है वो प्रदान की जाती है। यानी कि 8वीं कक्षा में जो इस साल अध्ययनरत स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकते हैं, उनके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में उसकी परीक्षा होगी और परीक्षा में अगर उनका चयन होता है तो उनको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 वर्षों तक, आगामी 4 वर्षों तक 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 48,000 रुपये 4 साल के इनको छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे। अब इसमें राशि भी दी हुई है कि छात्रवृत्ति राशि है वो कक्षा 9 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने पर, शर्त इसमें यह कि स्टूडेंट है वो 9वीं से 12वीं तक नियमित रूप से पढ़ता रहे, नियमानुसार उसको 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। और छात्रवृत्ति के तहत राशि का जो भी भुगतान है वो DBT के माध्यम से होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। DBT का मतलब हो गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यानी कि सीधे खाते में स्टूडेंट के पैसा जमा होगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त जमा कराया जाता है और राशि सीधे ही विद्यार्थियों के खाते में PFMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी स्टूडेंट है उनके अकाउंट नंबर है वो सही हो, जुड़े हुए हो, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को छात्रवृत्ति की संख्या केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है, यानी प्रत्येक राज्य से कितने स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलेगी उसका एक निर्धारित कोटा है, एक संख्या है। और राज्य का जो कोटा है वो 5,471 है, यानी 5,471 स्टूडेंट को राज्य में इसकी छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा और प्रतिवर्ष मिलता है। अब इसमें पात्रता क्या होगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो कक्षा 8 के जो भी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी है, अभी जो कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी है वो आवेदन कर सकते हैं। और आय की जो स्रोत है तो माता पिता और अभिभावक की समस्त स्रोतों से जो भी वार्षिक आय है 3.5 लाख यानी 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले जो इसकी आय है वो 1,50,000 थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 2023-24 से आय सीमा 1.50 यानी 1,50,000 से बढ़ा करके 3,50,000 कर दी गई है। तो काफ़ी राहत दी गई है, यानी 3,50,000 तक जिसकी भी आय है और जो स्टूडेंट 8वीं में अध्ययनरत है वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा आगे 8वीं में अध्ययनरत होने के बाद में सिलेक्शन हो जाता है तो उसको कक्षा 9वीं और 11वीं में न्यूनतम 55% और इसकी बाध्यता हटा करके खाली उत्तीर्ण होना यानी स्पष्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी 9वीं और 11वीं में जो 55% की बाध्यता थी उसको भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ एक तो 10वीं में 60% होना जरूरी है और इसके अलावा 9वीं और 11वीं में पास होना जरूरी है, जो स्पष्ट उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब कौन कौन अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते, तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट जो कक्षा 8वीं में है वो भाग ले सकते हैं, लेकिन कौन नहीं ले सकते, तो एक तो जवाहर नवोदय विद्यालय के जो स्टूडेंट है
इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय यानी केवी में अगर स्टूडेंट अध्ययनरत है या सैनिक स्कूल के स्टूडेंट है वो भाग नहीं ले सकते, उनके लिए अलग से सिस्टम है। अब दूसरा, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, लॉजिंग या शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जाती है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पहले से सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा राजकीय छात्रावास में अगर कोई रह रहा है तो उसको पहले से फायदा मिल रहा है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। और राजकीय अनुदानित विद्यालय और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यार्थियों में अध्ययनरत विद्यार्थी है वो आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है वो सभी स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, इनके अलावा नवोदय विद्यालय या निजी विद्यालय या आवासीय विद्यालय के अलावा। अब इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा कि एक बार आपका सिलेक्शन होने के बाद में, एक तो जैसे जो अभी 8वीं में फॉर्म भरेंगे उस स्टूडेंट के 7वीं में 55% होने अनिवार्य है, 8वीं में भी 55% होने जरूरी है। अगर वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है लेकिन 55% प्राप्त नहीं करता तो फिर उसकी ये राशि है वो रोक दी जाएगी या उसको आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा 9th में जो 55% की बाध्यता थी इसको हटा करके अब स्पष्ट उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए, सभी विषयों में पास होना चाहिए। कक्षा 10 में 60% इसके होने अनिवार्य है और कक्षा 11वीं में भी स्पष्ट उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब 55% की बाध्यता हटा दिए। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ST और SC के जो भी स्टूडेंट है उनको 5% की छूट है। जैसे यहाँ 55 है तो इसकी जगह 60 की जगह 55 हो जाएगा और यहाँ 55 की जगह 50% हो जाएगा। विद्यार्थी कक्षा 7, 8 और 10 में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्तांक प्राप्त करने पर पात्र होगा। यानी अगर मान लो वो स्टूडेंट चयन परीक्षा में पात्र है, यानी चयन परीक्षा में उसका नंबर आ जाता है लेकिन उसके 8वीं में या 7वीं में 55% या जो भी निर्धारित अंक है 5% कम जोड़ करके अगर वो उत्तीर्ण नहीं कर पाता या प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसका सिलेक्शन होने के बाद भी वो अपात्र घोषित हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि स्टूडेंट को कम से कम 50 या 55% है वो हर कक्षा में लाने जरूरी है। 10वीं में 60% लाना जरूरी है। अब इसमें आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, तो जो आवेदन प्रक्रिया है उसका पहला जो चरण होगा वो विद्यालय के द्वारा फॉर्म भरे जाएंगे। उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे परीक्षा के लिए जो स्टेट नोडल अधिकारी SIRT जो उदयपुर है उसके द्वारा हर वर्ष आवेदन मांगे जाते हैं और इस बार भी शुरू हो गए हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रदान द्वारा जो भी पात्र विद्यालय है उसका ऑनलाइन आवेदन है वो सालादर्पण के माध्यम से करना होगा और आवेदन के बाद हार्ड कॉपी है निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। और ये परीक्षा केवल एक बार होती है, यानी सिर्फ आपको 8वीं में ही परीक्षा देनी है। उसके बाद में अगर आप ये शर्तें प्राप्त करते हैं यानी पूरी करते रहते हैं, यानी प्राप्तांक है उसके हर कक्षा में स्पष्ट रूप से जो भी आते हैं तो इसको 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। इसके लिए उसको सिर्फ अपडेट करवाना पड़ेगा हर साल, वो भी आगे बता दूंगा मैं। तो ये परीक्षा केवल एक बार होगी लेकिन छात्रवृत्ति है वो आगामी 4 वर्ष तक मिलेगी। और यदि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया गया है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो लगाना पड़ेगा और मूल आवेदन है संबंधित विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे, यानी जिस विद्यालय से आवेदन कर रहे हैं वहाँ उनके सारे जो फॉर्म वगैरह वो आपको सुरक्षित रखने। और परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के आवेदन है 4 साल तक संभाल के रखने, क्योंकि वो 12वीं तक उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा अगर असफल हो जाता है स्टूडेंट किसी कक्षा में तो उसके आवेदन है 1 वर्ष तक विद्यालय में सुरक्षित रखना है। और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी जो भी प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन होगा, सालादर्पण के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे, तो पहला तो कक्षा 7वीं में जो भी अगर प्रमाण पत्र है या अंक तालिका जो भी है वो होनी जरूरी है। और इसके लिए जो भी राजकीय विद्यालयों से 55% प्राप्तांक सहित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी एक तो 7वीं की अंक तालिका जिसमें 55% होने जरूरी है 7वीं कक्षा में, तभी वो 8वीं में फॉर्म भर पाएगा। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र अगर कैटेगरी से जिस कैटेगरी का है वो उसमें अगर 5% का फायदा लेना चाहता है तो ST या SC दो कोई फायदा मिलेगा तो वो 5 उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा माता पिता का आय प्रमाण पत्र जरूरी है, अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र आपको पता है कि 1.50 यानी 1.5 लाख से जो आय है उसकी सीमा को बढ़ा करके 3,50,000 कर दिया है, तो 3,50,000 तक आय का जो प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य है। अगर दिव्यांग कोई कैंडिडेट है और लागू होता है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र जरूरी है। और राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र स्टूडेंट के होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति है वो भी जरूरी है, क्योंकि जो भी राशि आएगी 12,000 की जो भी राशि आएगी प्रतिवर्ष उस स्टूडेंट के बैंक खाते में जमा होगी, तो स्टूडेंट का बैंक खाता है वो भी होना जरूरी है। और आधार कार्ड से वो खाता है वो लिंक होना जरूरी है ताकि उसकी DBT के माध्यम से सीधे उसके खाते में पैसा आ जाए। अब परीक्षा कैसे होगी, तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र है उसमें 2 भाग होंगे। पहला जो भाग होगा वो मानसिक योग्यता का होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा MAT, और दूसरा होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी SAT। अब दोनों में मिलाकर के 180 प्रश्न होंगे और 180 मिनट का समय होगा, यानी कि 3 घंटे का समय होगा और 180 प्रश्न होंगे, 1 मिनट में एक प्रश्न को करना पड़ेगा।
और 2 जो भाग होंगे एमएटी और एसएटी, इनमें दोनों में 90-90 अंक होंगे और जिनके दिशा निर्देश है वो है। इसके अलावा जो भी साइट है उस पर मैं आपको बता दूंगा। और अगर कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। सामान्य रूप से 180 मिनट यानी 3 घंटे का जो समय है वो दिया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो जो मानसिक योग्यता परीक्षण होगा एमएटी है, जिसमें 90 अंक होंगे। इसमें परीक्षण के 90 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, अबसद या एबीसीडी वाइज होंगे, जिसमें विद्यार्थियों की तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच आदि इससे संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न वगैरह, धारणा या छिपे हुए आंकड़े वगैरह, इस तरह के जो भी मेंटल एबिलिटी के सवाल होंगे। और एसएटी यानी शैक्षिक योग्यता में कक्षा 7वीं और 8वीं के स्तर के विज्ञान, सामाजिक और गणित विषय के 90 प्रश्न होंगे। तो और ये पाठ्यक्रम है, आपको सलाह दर्पण पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा ये पाठ्यक्रम क्या होगा। और परीक्षा का परिणाम है वो जब भी परीक्षा होगी उसके बाद में परिणाम घोषित किया जाएगा। जो राजस्थान का जो कोटा है 5471 जो स्टूडेंट है वो पूरे राजस्थान में सेलेक्ट होंगे। इनमें जितने भी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनके लिए ये है कि छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। यानी जिलेवार जो भी मेरिट बनेगी, जिलेवार जिसकी भी संख्या या मेरिट जाएगी, अब मेरिट कितनी जाएगी उसके संबंध में भी मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि जिला वाइज कितनी मेरिट जा सकती है या कितनी गई है गत सालों में, उसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो वो मैं आपके अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा और बहुत जल्दी ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप देख सकते हैं कि जिले वाइज कितनी मेरिट कट ऑफ गई है पिछले सालों में। और आवेदक को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% प्राप्त करने अनिवार्य है। उसके अलावा न्यूनतम तो 40 है, अधिकतम जो भी मेरिट होगी उसके हिसाब से पूरे राज्य से जिलावार जो भी कोटा है उसके हिसाब से 5471 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। और जो ST SC के स्टूडेंट है उनको न्यूनतम कट ऑफ में जो 32% होने अनिवार्य है। सामान्य जो स्टूडेंट उनको 40%, जिसमें OBC भी शामिल है। इसके अलावा सिर्फ ST SC के जो भी कैंडिडेट है उनको 32% अनिवार्य है। और दिव्यांग श्रेणी के जो भी आवेदक है उनको 3% है वो आरक्षण है वो नियमानुसार दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क मुक्ति है, तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, उसमें परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार के विभाग के जो भी आदेश क्रमांक 14/10/2022 के अनुसार परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः इस वर्ष से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो संस्था प्रधानों के लिए जो नोटिस है उसमें एक और भी जानकारी है, तो वो भी आपको बता दूंगा। और जब अंतिम में मैं आपको अगले वीडियो में एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के आपको लाइव बता दूंगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि फीस होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। राज्य सरकार ने फीस है वो शुल्क है अभी माफ किया हुआ है इस जो भी नोटिफिकेशन के अनुसार, लेकिन एक संस्था प्रधानों के लिए जो भी नोटिफिकेशन आया वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। इसके अलावा चयन होने के बाद में क्या होगा, मान लो किसी स्टूडेंट का चयन हो जाता है और जो भी संख्या दी हुई है राज्य स्तर की जो भी संख्या 5471 स्टूडेंट उसका नाम आ जाता है, तो उसका कैसे आगे प्रोसेस होगा। तो परीक्षा में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद यानी 8वीं में अध्ययनरत रहते हुए उसका अगर स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाता है नेशनल मींस मेरिट स्कॉलरशिप में, तो उसका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे NSP पे उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसमें उसका जो भी रिजल्ट वगैरह या जो भी होगा वो उसके क्रमांक वगैरह जो भी है उससे रजिस्ट्रेशन होगा। और कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। एक बार पंजीकरण कराने के बाद में हर साल उसका नवीनीकरण कराना पड़ेगा, यानी जैसे कक्षा 9th में पंजीकरण करा दे उसके बाद में 10वीं में आएगा तब भी पंजीकरण नवीनीकरण कराना पड़ेगा, 11वीं में भी और 12वीं में भी। और पंजीकरण और नवीनीकरण दोनों प्रक्रिया है वो अभिभावक या विद्यार्थी के स्तर से होगी, विद्यालय स्तर से नहीं होगी। विद्यालय स्तर से इसके सिर्फ फॉर्म भरे जाएंगे और जो भी आवेदन पत्र है वो नवीनीकरण का होगा या पंजीकरण का। कक्षा 9 में जब पहली बार वो बच्चा आएगा और स्कॉलरशिप की अगर परीक्षा पास कर चुका है, पात्र है, तो उसको पंजीकरण जो भी आवेदन है वो भरने के बाद में NSP पोर्टल पे भरने के बाद में उसको जो भी प्रिंट है वो संस्था प्रधान को देना है। वो संस्था प्रधान उसको आगे जो भी फॉरवर्ड करेगा या विद्यालय में रिकॉर्ड में रखेगा। और कोई स्टूडेंट नवीनीकरण नहीं कराता है तो उसको आगे के जो विशेष वर्ष है उसमें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। जैसे मान लो 9वीं में मिल गई, लेकिन 10वीं में अगर वो रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण नहीं करा पाता है तो उसको 10वीं में जो भी छात्रवृत्ति है वो नहीं मिल पाएगी। तो जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए वो प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण जरूर करवाएं। और सफल जो भी विद्यार्थी है उसको 4 वर्ष तक, और उसका जो रिकॉर्ड है वो भी 4 वर्ष तक विद्यालय में रखना है। और असफल विद्यार्थी का रिकॉर्ड है 1 वर्ष तक उसको विद्यालय में रखना आवश्यक है। अब वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो जो भी जैसे एक बार स्टूडेंट का एग्जाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट आ गया, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया, उसने अपना रजिस्ट्रेशन ये NSP पोर्टल पे करवा दिया, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, उसके बाद में विद्यार्थी की लॉगिन ID से पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद में संस्था प्रधान है वो तत्पश्चात पहले तो संस्था प्रधान वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा जो भी फॉर्म है वो फॉरवर्ड किया जाएगा, तो वहाँ से वेरीफाई होगा। और वेरीफाई होने के बाद में
वो है ऑटोमेटिक छात्रों को जो भी छात्रवृत्ति वो मिल जाएगी। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन से छात्रवृत्ति की स्थिति जानने के लिए कि कौन कौन से साल की छात्रवृत्ति मिली नहीं मिली, अगर वो है तो जो भी लिंक दिया हुआ है saladharpan.nic.in/MMS स्कॉलरशिप, इस पे जाकर के वो चेक कर सकता है। तो ये बात की बात हो गई। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात थी कि स्कॉलरशिप का जो भी NMS का फॉर्म है किस तरीके से भरना है, कौन पात्र होगा, क्या होगा। अब साला दर्पण पे इसमें जैसे आप यहाँ देखेंगे तो साला दर्पण पे यहाँ जो योजना टैब है विद्यालय में लॉगिन में, यहाँ इसमें जाकर के आपको जो भी है वो भरना है। अब इसमें संस्था प्रदान के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हुए, जैसे योजना टैब में आप खोलेंगे तो NMS जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में अप्लाई फॉर NMS है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ उसके बाद में जो भी इसका प्रवेश पत्र आ गया तो भी यहाँ साला दर्पण से आएगा। इसके अलावा जो भरे हुए फॉर्म अगर चेक करना चाहें तो वो भी इसी पोर्टल से साला दर्पण से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जब क्लिक करते हैं तो एक संस्था प्रदानों के लिए दिशा निर्देश आ रहे हैं, उसमें मैं आपको बता दूँ ये जो दिशा निर्देश है ये भी अभी जारी किए गए 2023 के अनुसार ऑनलाइन जो संस्था प्रदानों के दिशा निर्देश है। तो इसमें एक तो कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का ही फॉर्म भरना है और साला दर्पण ID से ही फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा संस्था प्रधान जो भी विद्यार्थी की सूचनाएं हैं उनका प्रमाणीकरण करें, और दस्तावेज में अगर कोई गलती पाई जाती है तो संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। तो सभी जो भी संस्था प्रधान है वो एक बार चेक कर लें कि छात्र है वो पात्र है, उसकी जो भी डिटेल्स भरी जा रही है वो सही हो। जाति प्रमाण पत्र है अगर लागू हो रहा हो तो वो भी उसके पास होना जरूरी है। कक्षा 7वीं में जो भी अंक तालिका प्रमाण पत्र है उसमें न्यूनतम जो अंक है सामान्य के लिए 55%, अन्य के लिए 5% जो छूट है, जैसे ST SC और निःशक्त जन है वो 50%, वो होने अनिवार्य है। इसके अलावा 7वीं कक्षा राज्य के विद्यालय से उत्तीर्ण होना जरूरी है, और निःशक्त जन प्रमाण पत्र अगर है, निःशक्तता अगर 40% या उससे ज़्यादा है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र माता पिता का जिसकी 3,50,000 तक या उससे ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए, वो प्रमाण पत्र भी विद्यालय में जमा करवाना है, स्टूडेंट से लेना है। आधार की कॉपी है वो स्वयं प्रमाणित कॉपी है वो भी लेनी है। इसके अलावा स्टूडेंट की जो बैंक डिटेल्स है वो भी जरूरी है, क्योंकि उसी से DBT के माध्यम से होगा। और आवेदन भरते समय प्रविष्टियों में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन है तो जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे जो डिटेल्स सारी उसमें अगर कुछ चेंज है तो सबसे पहले साला दर्पण पे विद्यार्थियों की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है, यानी प्रपत्र 9 को एक बार अपडेट करें, उसमें सही कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें ताकि बाद में कोई समस्या नहीं आए। और जिसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो फिर संस्था प्रधान की जिम्मेदारी रहेगी। और संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन साला दर्पण के माध्यम से ही करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। और इसमें जो मैं कह रहा था कन्फ्यूजन की जो बात थी कि संस्था प्रधान को सभी विद्यालयों की फीस एक साथ SBI क्लैट के माध्यम से ऑनलाइन UPI नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से जमा करानी है, और आवेदन शुल्क जमा होने के बाद फाइनल सबमिट होगा, और आवेदन करने के बाद में हार्ड कॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाए। तो ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि जो सामान्य स्टूडेंट उनके लिए 50 और ST SC दिव्यांग के लिए 30 रुपये। ये जो है थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको नोटिफिकेशन जो बताया था NMS का, इसमें यहाँ लिखा हुआ था कि छात्र जो भी फीस वगैरह है वो फिलहाल किसी स्टूडेंट को देनी है, यानी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने शुल्क है वो मुक्त किया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ था कि राज्य सरकार ने शुल्क मुक्ति की स्वीकृति दी है, अतः इस वर्ष किसी प्रकार का शुल्क आवेदन शुल्क देनी होगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप धैर्य रखें, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करके फाइनल सबमिट करेंगे तब अगर पेमेंट का ऑप्शन आता है तो इसका मतलब है कि पेमेंट करना है, और अगर नहीं आता है तो राज्य सरकार द्वारा शुल्क है वो माफ कर दी। क्योंकि ये जो आदेश है ये आप देखेंगे तो ये 15/9 का आदेश है, जबकि मैंने जो आदेश NMS का बताया था ये आदेश 19/9 का है। तो जो लेटेस्ट आदेश है 19/9/2023 का आदेश है, तो इसके अनुसार फीस शुल्क माफी है, तो हो सकता है शुल्क जमा नहीं कराना पड़े। तो वो जो भी होगा वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद में संस्था प्रधान और विद्यार्थी के हस्ताक्षर होने जरूरी है। जो भी आवेदन पत्र उसकी हार्ड कॉपी है दस्तावेज के साथ में विद्यालय में रिकॉर्ड में रखना है, और 5 वर्ष तक आवेदन है वो संभाल कर रखना है, और जो चयनित नहीं होता है उस स्टूडेंट का 1 साल तक सुरक्षित रखना है। और संस्था प्रधान सुनिश्चित करें कि जो विद्यार्थी है वो कक्षा 7 में राज्य के विद्यालय से उत्तीर्ण हो, यानी अभी जो 8वीं में अध्ययनरत नियमित रूप से हो, और पिछले साल 7वीं कक्षा है वो राज्य के विद्यालय से ही उत्तीर्ण की हुई हो, ये जरूरी है। इसके अलावा इससे संबंधित कोई भी सूचना के अधिकार में तहत कोई अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप विद्यालय स्तर पे अच्छी तरह से संभाल के रखें, संधारित करें, और साला दर्पण पोर्टल को नियमित रूप से अवलोकन करते रहें ताकि जो भी अपडेट होगी, क्योंकि इसके प्रवेश पत्र वगैरह है वो सारे इसी साला दर्पण पोर्टल पर ही जारी होंगे। और प्रवेश पत्र जब भी जारी होगा उस पर फोटो वगैरह है वो लगाना पड़ेगा। तो विद्यार्थी की फ़ोटो भी आप लेकर के रखें, और फोटो हो सके तो एक्स्ट्रा फोटो लें, ताकि जब भी प्रवेश पत्र हो उस पर भी फोटो लगाना पड़ेगा, और प्रवेश पत्र को संस्था प्रधान है वो प्रमाणित करेंगे।
इसके अलावा विद्यार्थी के नाम, जन्मतिथि, पिता के नाम वगैरह में विद्यालय रिकॉर्ड और आधार कार्ड में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर है तो सबसे पहले स्टूडेंट को कहें कि आप आधार वगैरह को अपडेट करवाएं। और वैसे भी जन आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो इसमें अधिकांश स्टूडेंट का ऑथेंटिकेशन हो चुका है, इसका मतलब रिकॉर्ड सही है। और जो भी आवेदन पत्र है उसकी फाइल बना करके सुरक्षित रखी जाए। और इस योजना से संबंधित जो भी दस्तावेज वगैरह है वो भी आप विद्यालय में एक फाइल बना करके संभाल के रखें। और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो शाला तरुण पोर्टल और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। और अगर मान लो SIRT से पत्राचार करते समय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा अग्रेसित कराएं, यानी सीधे फॉर्म या कोई भी आपको नहीं भेजना है, वाया DO आपको भेजना है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा, इसलिए जो भी आप फॉर्म भरें वो त्रुटि रहित भरें ताकि बाद में कोई समस्या नहीं आए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी नेशनल मींस स्कॉलरशिप के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगले वीडियो में मैं आपको गत वर्षों में जिला वाइज कितने जो भी मेरिट वगैरह रही है या इसके संबंध में और कुछ पेपर कैसा आएगा, गत साल के पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।